हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स लोगों को जान से मारकर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों में कुछ लोग जिंदा भी हैं जो गोलियां लगने की वजह से तड़प रहे हैं और खुद को लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये आर्मी ऑफिसर्स इन पर कैरोसिन डालकर इन्हें जलाने वाले हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और उसके ट्रक से अपनी गाड़ी में कुछ सामान लोड कर रहे हैं। वो लोड करने के बाद वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन उनका लीडर उनसे कहता है, रुको, ये काम की चीज भी अपने साथ लेते चलो, कम से कम इस हाथ के सड़ने तक हम भूखे तो नहीं मरेंगे। वो उसका हाथ काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 5-8 नाम का एक दूसरा बंदा अपने ट्रक के साथ वहाँ पर आकर उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और उस आदमी को बचा लेता है। दरअसल इस ट्रक में ऑक्सीजन से भरी कैंस रखी हुई है जो आम जोन में लोगों तक समय से पहुँचानी होंगी। अगर ये लोग समय से उन कैंस को न पहुँचा पाए तो इनकी नौकरी के साथ साथ ये भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और इन्हें भी उसी लाशों के ढेर में मारकर फेंक दिया जाएगा। ये लुटेरे इस ट्रक से इन्हीं ऑक्सीजन से भरी कैंस को लेने आए थे, लेकिन 5-8 ने इन्हें अकेले ही मौत की घाट उतार दिया। ये इनके साथ रोजाना होता है, क्योंकि जब भी ये लोग वहाँ से अपना ट्रक लेके निकलते हैं तो ये रिफ्यूजीज इन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि इनकी भूख और प्यास इन्हें बुरा बनने पर मजबूर कर देती है और प्रदूषण की हवा जिसमें ये सांस भी नहीं ले सकते उससे ऊब कर ये उन पर अटैक करके उनसे ऑक्सीजन की कैंस को चुराना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन इन्हें आम लोगों की तरह आम जोन में जगह नहीं मिली और इनको बाहर ही फेंक दिया गया। इधर प्रधान जोन में छम्युंग नाम का आदमी प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट मैम उससे कहती हैं, अभी पुनर्वास योजना को लागू करने में कितना समय बचा है? तो छम्युंग कहता है, जैसे ही पुनर्वास योजना लागू हो जाएगी मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा। तभी वहाँ पर छम्युंग ग्रुप का CEO आता है। वो प्रेसिडेंट मैम से कहता है, क्या मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो मैम उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताओ पुनर्वास योजना को लागू करने में कितना समय है अभी? तो रियू कहता है, वायु मार्ग में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है तो अभी उसे होने में समय लगेगा। तो छम्युंग इस बात पर कहता है, क्या तुम सरकार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? इतने में प्रेसिडेंट मैम खड़ी होती हैं और उससे कहती हैं, वायु मार्ग का काम जल्द से जल्द निपटाओ जिससे कि हम पुनर्वास योजना को लागू कर सकें। तो रियू कहता है, बिल्कुल, जब वायु मार्ग का काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा। और ये कहकर प्रेसिडेंट मैम वहाँ से निकल जाती है। अब छम्युंग रियू से कहता है, तुम सरकार के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हो। वायु मार्ग का काम तो 2 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, इतना लेट कैसे है? तो रियू उससे कहता है, पापा हम सरकार की बात क्यों मान रहे हैं? वैसे भी हम उनकी बात मानकर 1 साल पीछे हैं और हर बार वो हमें ऑर्डर ही देते रहते हैं, जबकि इस दुनिया को तुमने बनाया है और आपने इसे बनाने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपको लगता है ये सब काम करने के बाद हम ये काम सरकार को दे दें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब 40 साल पहले पृथ्वी से कॉमेट टकराया था तो तुमने ही लोगों को बचाकर आम जोन, खास जोन और प्रधान जोन में लोगों को रहने के लिए जगह दी थी। और वो दिन तुम भूल गए जब हवा जहर की तरह काम कर रही थी और हमने ऑक्सीनियम से ऑक्सीजन को बनाकर लोगों को जिंदा रखा। और आज तुमने पृथ्वी के 5 किलोमीटर अंदर एक नई दुनिया बनाकर तैयार कर ली है और तुम्हें लगता है हम इस दुनिया को ऐसे ही बर्बाद कर दें, सरकार को दे दें, जिससे कि सरकार आम जोन के लोगों के साथ साथ पुनर्वास योजना में रिफ्यूजीज को भी जगह दे दें? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रियू वहाँ से निकल जाता है। पृथ्वी पर केवल 1% आबादी बची है और हवा इतनी जहरीली है कि बिना मास्क के यहाँ पर कोई रह भी नहीं सकता। इधर आम जोन में पुलिस रिफ्यूजीज को ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि किसी आम जोन के व्यक्ति ने किसी रिफ्यूजीज को अपने घर में पनाह दी है और ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और अब मैं आपको बता दूं कि रिफ्यूजीज, प्रधान जोन, आम जोन और पुनर्वास योजना क्या है। दरअसल जब पृथ्वी से एक कॉमेट टकराया था तो उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और पूरी दुनिया में केवल 1% आबादी बची थी जो कि कोरिया में रहने वाले लोग थे। और लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन इस एस्टेरॉयड ने पूरी दुनिया की हवा को जहर में बदल दिया, जिसकी वजह से लोगों का बचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन इस छम्युंग नाम के आदमी ने पूरी दुनिया को दोबारा से बसाने का प्रण ले लिया, जिसमें आम जोन में आम लोगों को जगह दी गई और खास जोन में मिलिट्री और आर्मी को जगह दी गई और प्रधान जोन में सरकार के लोग रहने लगे। लेकिन हवा अब और घातक होती जा रही थी, जिससे इन लोगों का यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और अब ये तय हो गया था कि अब यहाँ पर इनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए छम्युंग ने पृथ्वी के 5 किलोमीटर अंदर एक नई दुनिया बनाने का प्रण लिया और उसने एक नई दुनिया बना भी ली, जिसको पुनर्वास योजना का नाम दिया गया, जो कि बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही बिल्कुल सेम आम दुनिया थी। कोई इसमें फर्क ही नहीं कर सकता था कि ये कुदरती है या फिर हाथों का करिश्मा। वो पृथ्वी पर बची हुई 1% आबादी को उसमें बसाना चाहता था, लेकिन छम्युंग का लड़का जिसका नाम रियू है वो ये नहीं चाहता कि सब लोग यहाँ पर आकर रहें और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि उसका दायरा केवल 5 किलोमीटर ही था, जिसमें अगर आम जोन, खास जोन और प्रधान जोन के लोगों के अलावा रिफ्यूजीज को जगह दी जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे कि लोगों का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रिफ्यूजीज को पहचानने के लिए इनके हाथों पर QR कोड नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि इनके अलावा बाकी के सभी के हाथों पर QR कोड लगे हुए होते हैं जो केवल आम जोन, खास जोन और प्रधान जोन के लोगों पर ही होते हैं। अब केवल पुनर्वास योजना को लागू करने में 2 दिन बकाया है। अब हम आम जोन में देखते हैं कि एक लड़का पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। वो पुलिस को देखते ही अपने हाथ को जैकेट के अंदर डाल लेता है, जिससे कि वो उसको पहचान ना सके और इस बात से ये तय हो जाता है कि वो एक रिफ्यूजी है। पुलिस की गाड़ी निकलते ही वो एक कचड़े के डब्बे में आकर बैठ जाता है
और वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट करने लगता है और जैसे ही वो तार को लड़ाता है तो वो सीधा एक घर के अंदर आकर रुकता है। वो जैसे ही उस डिब्बे में से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर एक फौजी आकर उसके कान पर गन रख देती है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है, लेकिन बदले में वो भी उसे मारता है। वो आर्मी ऑफिसर उसे उठाकर एक टेबल पर दे मारती है जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पाता। वो उससे कहती है कि जब तुमसे मना किया गया था कि बाहर जाना मना है तो तुम बाहर क्यों गए थे। यह ऑफिसर डिफेंस इंटेलिजेंस की मेजर है। इसने एक रिफ्यूजी को अपने घर में पनाह दे रखी है क्योंकि इसने इसे बचपन में एडॉप्ट किया था और अब ये इनके साथ ही रहता है। दूसरी तरफ खड़ी लड़की जिसका नाम रेमी है जो इसको अपना भाई मानती है, वो अपनी बहन मेजर से कहती है कि इस बार इसे माफ कर दो, ये अगले से बाहर नहीं जाएगा। तो मेजर इसे सजा के तौर पर 15 दिन एक कमरे में बंद करने के लिए कहती है। अब रेमी गुस्से से एक चप्पल उठाकर इसके मुंह पे दे मारती है जिससे कि इसकी नाक टूट जाती है और इससे कहती है अब तो ठीक है, 15 दिन तुझे एक कमरे में ही रहना पड़ेगा। पहले तो उससे कहा था तो माना नहीं। अगले दिन मेजर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और रेमी इस लड़के को जिसका नाम उनसावर है जो मूवी का मेन किरदार है, अब इसको मेजर के कहे मुताबिक 15 दिन के लिए एक रूम में बंद कर देती है और दरवाजे को लॉक कर देती है जो QR कोड दिखाने से ही खुलता है। लेकिन उनसावर तो एक रिफ्यूजी है इसलिए उसके पास QR कोड है ही नहीं। उनसावर उस कमरे से निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं। रेमी उससे कहती है अब तुझे 15 दिन तक कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रेमी को एक नोटिफिकेशन आता है कि डिलीवरी बॉय आ गया है क्योंकि उसके रूम का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था जिससे कि उसने पहले से ही ऑक्सीजन को ऑर्डर कर दिया और ये इन लोगों को रोज डेली करना पड़ता है। रेमी दरवाजे को खोल देती है और वो देखती है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि 5-8 है जो कि वहाँ का सबसे ताकतवर डिलीवरी मैन था और ये वहाँ बहुत फेमस भी था। तो रेमी उससे कहती है कि यहाँ तो 5-7 को होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो 5-8 कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे आना पड़ा। रेमी उससे ऑक्सीजन का बॉक्स लेते हुए उससे कहती है कि क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचाओगे। रेमी उसके साथ फोटो लेने लगती है लेकिन तभी उनसावर अपने कमरे से बाहर देखता है तो वो 5-8 को देखकर डर जाता है, लेकिन तभी उसे एक पल में ही एहसास होता है कि वो उससे क्यों डर रहा है। दरअसल 5-8 भी पहले एक रिफ्यूजी था लेकिन उसने अपने बलबूते पर एक डिलीवरी मैन की जॉब हासिल की और यही एक मौका है रिफ्यूजी को एक QR कोड लेने का। उनसावर भी उसकी तरह ही बनना चाहता है और खुद को एक डिलीवरी मैन बनाना चाहता है। अब 5-8 उसे वो बॉक्स देकर निकल जाता है। रेमी उन ऑक्सीजन की कैंस को अपने रूम में लगाने लगती है तभी अचानक से दरवाजा फिर से नॉक होता है और फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि दरवाजे पर डिलीवरी मैन है। लेकिन तभी रेमी सोचती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया तो अब ये डिलीवरी मैन क्या लेकर आया है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने गेट पर 3 लोग गन लेकर खड़े हुए होते हैं। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो लोग वहाँ पर लगी सारी स्क्रीन को तोड़कर उनकी SD कार्ड निकाल रहे थे। अब उनमें से 2 लोग रेमी को पकड़ लेते हैं और तीसरा बंदा उसके एक इंजेक्शन लगाने लगता है लेकिन वो इंजेक्शन को इंजेक्ट नहीं कर पाता। तब तक रेमी उसको एक पैर मारकर नीचे गिरा देती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज यूनसावर सुन लेता है और बाहर आने को छटपटाने लगता है लेकिन उसके पास QR कोड था ही नहीं जो कि उस गेट को खोल पाता। तभी वो लोग रेमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगते हैं। तभी यूनसावर गेट पर बहुत तेज तेज धक्का देने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी उठकर जाता है और गेट पर बहुत सारी फायरिंग करने लगता है जिससे गेट का लॉक टूट जाता है और यूनसावर गेट पर बहुत तेज धक्का मारकर उसको तोड़ देता है और उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। अब यूनसावर ने उसके ही आदमी की गन लेकर उन दोनों को भी मार दिया और रेमी को बचा लिया। लेकिन जब यूनसावर ने गेट को तोड़ा था तो उन लोगों ने उस पर कुछ गोलियां चलाई थी जिसमें रेमी को कुछ गोलियां लग जाती हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो मरने से पहले यूनसावर से कहती है कि तुम अपना सपना जरूर पूरा करना, एक डिलीवरी मैन जरूर बनना, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई थे। यूनसावर रेमी को देख ही रहा होता है तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके सर में गोली मार देता है। अब हम 5-8 को देखते हैं जो ऑक्सीजन बॉक्स को अपने ट्रक में रखने के लिए जा रहा होता है। तभी वो एक आदमी को भागते हुए देखता है और कुछ गोलियों की आवाज सुनता है। वो जल्दी से वहाँ पर भागकर पहुंच जाता है जहाँ पर गोलियां चल रही होती हैं। जिस आदमी ने यूनसावर को मारा था वो आदमी भागने की कोशिश करता है तो 5-8 उसे गेट पर ही मार देता है और जब वो अंदर आकर देखता है तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अभी कुछ देर पहले ही उसको ऑक्सीजन देकर गया था। उसकी मौत देखकर उसका दिल भर आता है। फिर वो उन लोगों को पहचानने की कोशिश करता है कि ये लोग हैं तो हैं कौन। उसे उन लोगों के गर्दन के पीछे कुछ निशान मिलते हैं जो उन लोगों के हर किसी के गर्दन के पीछे थे और जब वो यूनसावर को देखता है तो उसमें अभी कुछ सांसें बाकी थी। वो उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जिसको एक भयानक बीमारी है जिसकी वजह से उसके शरीर की नसें हर घंटे में फटने लगती हैं लेकिन वो हर बार बच जाता है क्योंकि 5 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब ये डिजीज बढ़ती जा रही थी और अब उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन एक डॉक्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर मैं वैक्सीन बनाने में कामयाब रहा तो तुम बच सकते हो। तो रियो उससे कहता है कि अगर मैं मरा तो मुझसे पहले तू ऊपर जाएगा, समझा? मुझे जल्द से जल्द वैक्सीन चाहिए, नहीं तो। इतना कहते ही वो अपने सामने रखी टेबल पर कुछ चलाने लगता है जो किसी फोन की तरह काम कर रही थी। उसने जैसे ही एक्टिवेट बटन को दबाया तभी वो आदमी तड़पने लगा और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बस मरने ही वाला है। और हमें यहाँ पता चलता है कि रियो ने उस आदमी के गर्दन में कुछ चिप जैसी चीज लगा रखी थी जिससे वो आदमी उसके कंट्रोल में था। वो डॉक्टर रियो से रहम की भीख मांगने लगता है तभी रियो
मेन्यू रुक जाता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। अब 5-8 को डिफेंस रूम में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय पर वही वहाँ पर मौजूद था और उसी ने ही रिपोर्ट की थी और फोन पर खुद को 5-7 बताया था, जिससे मेजर का शक उस पर ही जा रहा था कि उसकी बहन को उसने ही मारा है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम 5-7 को वहाँ पर होना चाहिए था। तो वहाँ पर 5-8 क्या कर रहा था? और जब ये वहाँ पर पहुंच भी गया तो इसने कॉल पर खुद को 5-7 क्यों बताया? 5-8 कहता है कि वो आज छुट्टी पर था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैंने खुद को 5-7 इसलिए बताया क्योंकि 5-7 डिलीवरी के 20 से ही अपने घर चला गया था, जिसमें उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी, तो मुझे खुद को 5-7 बताना पड़ा। अब मेजर सिमुलेशन को देखती है कि वहाँ पर जब खून हुआ था तो कौन कौन वहाँ पर मौजूद था और कितने लोग थे। तो वो 5-8 से पूछती है जब तुम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद था। तो 5-8 सभी के बारे में बताने लगता है। तो मेजर उससे कहती है कि मेरी बहन की लाश के साथ साथ यहाँ पर और भी सारे लोग थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरी बहन के सिवाय और कोई भी नहीं था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी के लोगों की लाशें कहाँ गायब हो गयी। पार्ट 2 देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें।